नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार। मैं हूं प्रियंका संभव। पहरेदार है वो शो जो बुलंद करता है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर के हक के लिए हम केवल लड़ते नहीं हैं, हम आपको ये भी बताते हैं कि क्या है आपके हक, ताकि आप बन सके एम्पावर्ड कंज्यूमर। इस बार पहरेदार में हम लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड का ऐसा मामला जिसमें एक या दो नहीं 3 बैंकों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कंज्यूमर को, और वो भी कुछ हजार या 1-2 लाख नहीं, पूरे 10 लाख रुपए गंवाने पड़ गए कंज्यूमर को। बैंकों के एंटी कंज्यूमर रवैये की हद ये है कि फ्रॉड के एक सिंपल से केस को उन्होंने एक दूसरे पर टालते हुए इसे और ज्यादा उलझा दिया है। आज हम पहरेदार में यही सवाल पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर के साथ हुई नाइंसाफी के लिए कौन जिम्मेदार है, और बैंक इस मामले में जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बता नहीं रहे, बल्कि आगाह कर रहे हैं उन लापरवाहियों से जो कई बार कंज्यूमर के लेवल पर तो कई बार बैंकों के लेवल पर होती हैं, लेकिन खामियाजा सिर्फ और सिर्फ उसको भुगतना पड़ता है जिसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और हमने स्टूडियो में बुलाया है 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं साइबर मामलों के जाने माने वकील पवन दुग्गल जी, साथ ही है दिल्ली पुलिस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एडिशनल डीसीपी एसटी मिश्रा जी, और फाइनेंशियल मामलों पर लिखने वाले, कंज्यूमर की बात को सामने रखने वाले पीवी सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इन मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह ऑनलाइन बैंकिंग एक छोटी सी लापरवाही की वजह से फ्रॉड करने वालों को आपका अकाउंट खाली करने का मौका दे सकती है। सावधान हो जाइए, इसका शिकार बने हैं नोएडा के उद्यमी सुरेंद्र बजाज, और हमारे साथ स्टूडियो में है बजाज जी। आपकी आप बीती क्या हुआ? 10 लाख रुपए कैसे गायब हुए आपके अकाउंट से? हमारा सीसी अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। हमारा करंट अकाउंट पे इंटरनेट ट्रांसफर इज परमिटेड बाय अस, लेकिन बैंक ने करंट अकाउंट से सीसी अकाउंट में ये एक फैसिलिटी हमको एक्सटेंड कर दी जो हमारी नॉलेज में नहीं है, जो उन्होंने कभी राइटिंग में नहीं दिया, ना कभी हमको इंटीमेट किया गया। उस दिन 10 लाख रुपए में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ये किसी ने हमारा अकाउंट हैक करके हमारे से पासवर्ड मांगा। हमने पासवर्ड दिया थिंकिंग कि हम करंट अकाउंट में वनरेबल नहीं है इतने। करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस 3000 है, 5000 है, परहैप्स बैंक वाकई ही इसको अपग्रेड कर रहा है, तो हमने सिक्योरिटी पासवर्ड ज़रूर शेयर किया। उन्होंने इस पासवर्ड को लेके हमारे साथ 7 तारीख को 3 ट्रांसफर्स में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख से आईसीआईसीआई बैंक में 3 लाख रुपया डाला, और इंडस बैंक में 5 और 2 लाख रुपया की इंटरनेट ट्रांसफर्स कराई। यानी एक फर्जी मेल पहुंचता है, फिशिंग के जरिए सुरेंद्र बजाज का अकाउंट जो है खाली कर दिया गया है। फर्जी मेल पहुंचता है और इन्हें वो फर्जी मेल बिल्कुल असली मेल लगता है, सारी डिटेल शेयर करते हैं, और उसके बाद अब भुगत रहे हैं कि इनके 10 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। लेकिन इन रुपयों के गायब होने के बाद आपने क्या कदम उठाए, बैंक ने क्या कदम उठाए, आपको किस तरह की मदद अभी तक मिलती रही है, क्या हो रहा है आपके केस में? मैम, हम इमीडिएटली 7 तारीख को ये हमारे से फ्रॉड हुआ। हम 8 सुबह जब हमने अपने बैंक का अकाउंट देखा तो देखा कि 3 ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए हुई हैं। हमने अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, उनके साथ हम 12:30 बजे हम आईसीआईसीआई बैंक ग्रेटर कैलाश पहुँच गए। हम इंडस बैंक नोएडा पहुँच गए जहाँ पर ये ट्रांसफर्स हुई थी। वहाँ पे जो बैंक मैनेजर्स को मिले वो एकदम घबरा गए, थिंकिंग कि ये अब केवाईसी का मसला है, हमारे लोगों के पास ट्रैक ही नहीं होंगे। बट अनऑफिशियली उन्होंने ज़रूर शेयर कर दिया कि ये एटीएम से विड्रॉ हुआ है, इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स द मनी हैज़ बीन कम्प्लीटली विड्रॉन। और ये अकाउंट्स डोरमेंट अकाउंट थे, कभी ये अकाउंट ऑपरेटिव ही नहीं थे जिनसे विड्रॉ हुआ है। जी, ये सारी बातचीत जैसा कि इन्होंने बताया कि अनऑफिशियली डिस्क्लोज की गई है। ऑफिशियली क्या बातचीत है हम आपके सामने रखते हैं। इस केस को हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने रखा, जानना चाहा कि इस केस के बारे में बैंक का क्या रुख है। बैंक ने पहरेदार को बताया इस मामले में उसने आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड से संपर्क किया, जिन अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए उनकी जानकारी मांगी, साथ ही ये भी कहा कि बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना किए जाएं। बैंक के मुताबिक इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। सेंट्रल बैंक का कहना है कि दोनों बैंक जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए हैं यानी आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक इस केस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक किसी भी तरह की जानकारी
सेंट्रल बैंक को नहीं दी है। और हम यहां बता दें, इंडसइंड बैंक ने हमें जवाब भेजा है, वही जवाब जो उन्होंने सेंट्रल बैंक को नहीं दिया है। हमने जब उनसे संपर्क किया तो बैंक ने उसी दिन अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, ये हमें बताया है, जिस दिन उसे सेंट्रल बैंक से इसकी जानकारी मिली थी। बैंक इस मामले की जांच में जो भी जरूरी सहयोग होगा वो भी देगी, ये कहना इंडसइंड बैंक का। लेकिन अभी तक आईसीआईसीआई के जवाब का इंतजार हमें भी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी है। यानी इंडसइंड बैंक भी जवाब दे रही है, हमें एक टीवी शो को जवाब दे रही है, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लेटर का वो जवाब दे, पर हमारे मेल का उन्होंने जरूर जवाब दिया है। और आईसीआईसीआई अभी तक इंतजार है हमें, क्या कहेगी आईसीआईसीआई बैंक? आखिर में ये पैसे उन्हीं के तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। जब इस केस को हम देखते हैं तो हमें ये सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि बैंक क्यों हेजिटेट कर रही है सेंट्रल बैंक से पूरी डिटेल शेयर करने के लिए, क्यों नहीं बता रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? डीसीपी साहब, आपसे पूछना चाहूंगे, आपको क्या लगता है इसमें हेजिटेशन होना चाहिए? बैंकों को अपफ्रंट होकर वो जानकारी नहीं देनी चाहिए जिससे इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी? देखिए, हमारे हिसाब से बैंक को तो आपस में इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे शेयर करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इस टाइप के फ्रॉड सामने भी आ सकते हैं और रुक भी सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही है। ये तो बैंक्स आपस में जो शेयर करते हैं उन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है और इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर शेयर करेंगे तो मामला जल्दी सुलझ सकता है। सुब्रमण्यम जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई और इंडसइंड कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मदद करने में कोताही बरतते हुए नजर आई। हमारे मेल का जवाब दिया एक लंबे इंतजार के बाद, पर उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बताएं। ये शायद मामला सेंट्रल बैंक को आरबीआई के साथ उठाने चाहिए कि हम कैसा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे और क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। कल को ये भी हो सकता है कि कोई आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट हैक करके फिर सेंट्रल बैंक में ये करें। तो आई थिंक दिस कैन बी सॉर्टेड आउट बाय आरबीआई और इंटरनल रिलेशनशिप से होता है। इसमें what role can an outsider play? I think it is an internal relationship which central bank has with ICICI. लेकिन बैंकिंग कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं? क्या बैंकों को आगे आकर एक इंटर बैंकिंग रिलेशनशिप जो होती है वो क्या कुछ भी नहीं है? क्या ये बैंक आपस में बातचीत नहीं कर सकते, आपस में डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते? एब्सोल्युटली। ऐसे फ्रॉड केस में तो इमीडिएटली उनको केवाईसी रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि फिलाना इस आदमी ने ये अकाउंट खोला था, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका फ़ोटोग्राफ है। अगर केवाईसी ठीक से हुआ है तो आईसीआईसीआई बैंक के पास सब डिटेल्स होने तो चाहिए ना। बिल्कुल, सब डिटेल होने चाहिए, लेकिन कहाँ है ये डिटेल? किनसे वो शेयर करेंगे? जो केस में पीड़ित हैं उनसे नहीं शेयर कर रहे हैं, जो केस की अगुवाई उनसे कर रहे हैं उनसे नहीं शेयर कर रहे हैं, वो किससे शेयर करेंगे? ये जवाब उनसे ही लेना होगा। दुग्गल जी, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, कंज्यूमर अकेला खड़ा, बजाज जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे ही लग रहा है 10 लाख रुपए आपके अकाउंट से चले जाए, नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ गई है इनकी, पर ये अकेले खड़े हैं। दिक्कत की बात यह है कि अधिकांश जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर बंदा तमाशाई होता है, तमाशा देखता है। हर बंदे को लगता है कि मैं हाथ क्यों डालूं, हाथ डालूंगा तो मैं कहीं ना कहीं फंसूंगा। और बैंक्स भी खास तौर पर, इन्हीं का केस नहीं है, विभिन्न प्रकार के केसेस हम कर रहे हैं जहां पर बैंक्स प्राइमा फेसाई फर्स्ट इंस्टेंस पर कहते हैं साहब हम तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपने अदालत से ऑर्डर लेके आना है तो आइए, अदालत को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक की जो लाइबिलिटी है इंटरमीडियरी होने के नाते भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उसको हम सख्त रूप से हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडियरी हैं, तमाम सारे डेटा के डिपॉजिटरी ये बैंक्स हैं, ये बैंक्स नेटवर्क पर सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, लिहाजा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कानून कहता है धारा 79 आईटी एक्ट में कि इन बैंक्स को ड्यू डिलिजेंस अपनाना पड़ेगा जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं नहीं उस ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं। जिस गेट से चोर घुसा है वही गेट कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आखिर बैंक्स कहां चूक कर रहे हैं और इस चूक का फायदा कैसे बड़े बड़े चोर उठा रहे हैं। वापस आइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम करते हैं आपके हक की बात। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं हुआ है। इस मामले में शामिल बैंकों के काम करने के तौर तरीकों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये मामला बैंकों के केवाईसी को लेकर लापरवाही का भी है। नो योर कस्टमर के वो सारे नियम, उनकी धज्जियां उड़ रही है। इस मामले में के तार बेनामी अकाउंट खोलने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जुर्म तक जुड़ सकते हैं। सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं मुंबई से, फाइनेंशियल इश्यूज पर लिखते रहे हैं, कंज्यूमर की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं। सुब्रमण्यम जी, केवाईसी बैंकों के लिए सिर्फ महज एक मजाक बनकर रह गया है। कौन फॉलो कर रहा है केवाईसी? गंभीर तो कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। अगर केवाईसी होता तो क्यों एक निजी बैंक इतना हेजिटेट करेगा वो डिटेल शेयर करने में, जिससे कि चोर पकड़े जाएं? आप यूके के केस लीजिए। अगर यूके में मेरे अकाउंट में से किसी ने 1 लाख पाउंड निकाल लिया और मैं बैंक से कंप्लेन करता हूं, तो बैंक का पोजीशन है कि इमीडिएटली ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में वो 1 लाख रुपया क्रेडिट कर दे और उसके बाद वो उस पर जांच करे कि क्या हुआ। क्योंकि देश से कि अगर गलती हुई है तो बैंक की वजह से हुई है, मेरे वजह से नहीं। लेकिन इस केस में ये हुआ है कि इन्होंने अपना पासवर्ड शेयर किया है, तो शायद मैं समझता हूँ he should have also been more vigilant. बिल्कुल, कंज्यूमर को भी कोई शक नहीं है कि ज्यादा जागरूक रहना होगा अपने अकाउंट को लेकर, अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स को लेकर। एडिशनल डीसीपी एसटी मिश्रा है हमारे साथ। सर, आपसे समझना चाहूंगी, ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश के लिए कितनी गंभीर समस्या बनती जा रही है, और जब ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं तो क्या करे कंज्यूमर? देखिए, पहली बात, जहाँ तक ऑनलाइन फ्रॉड का सवाल है, बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर देयर हैज़ बीन अ सडन जंप, एक सडन इंक्रीज हो गया है ऑनलाइन फ्रॉड केसेस में। दूसरी बात यह है कि कई बैंक्स, खासतौर से ICICI बैंक और HDFC, जिनके साथ कई फ्रॉड्स सीरियल तरीके से हुए हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने कुछ नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं और बहुत कोऑपरेट भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जहाँ तक कंज्यूमर का सवाल है, देखिए, एक चीज़ तो एकदम साफ है कि जब आप केवाईसी नॉर्म की बात करते हैं तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आपको अपने कस्टमर्स, अपने अकाउंट होल्डर्स को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बगैर आपकी बात नहीं बनेगी। और ये अभी नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट भी है। और कैसे बैंक इस चीज को टेकअप करेंगे, दैट इज एन इशू। यानी आप कह रहे हैं कि केवाईसी को भी एक अलग लेवल पर ले जाना है, बस वो कागजी डिटेल्स देने से नहीं चलेगा, आपको वेरीफाई करना होगा एक एक बात। कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है बैंकों से। जी हाँ, मतलब केवाईसी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। केवाईसी तो इट्स अ सेपरेट नॉन, बट जो हमें चाहिए, जो हमने इन्वेस्टिगेशंस में देखा, वो ये देखा है कि जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन उस अकाउंट होल्डर का ना हो, तब तक इस इशू को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। जी, दुग्गल जी, कुछ दिन पहले एक बहुत ही चर्चित कोबरा पोस्टिंग हुआ। ये इस इन्वेस्टिगेशन में साफ दिखा करोड़ों के पैसों की हेराफेरी हुई है। केवाईसी नॉर्म्स ताक पर रखे गए हैं और अभी भी रखे जा रहे हैं। किसी ने कुछ सीखा नहीं है उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद भी। तो ऐसे में कंज्यूमर किस बहुत ही हालत जो है संवेदनशील स्थिति है उनकी। बिल्कुल, आप देखिए, कंज्यूमर ही अफेक्टेड पार्टी है, कंज्यूमर का ही नुकसान होगा, कंज्यूमर की हेडेक होगी और अल्टीमेटली खाली कटोरा लेके कंज्यूमर ही बैठा रह जाएगा। ये कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं हमारी वर्तमान कानूनी प्रणाली और ढांचे में। प्रॉब्लम यह है, तो ये कटोरा खाली रहेगा। बजाज जी का जो 10 लाख रुपए गए उसे भूल जाएं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल ना भूलें। इनको वो बैंक को सू करना चाहिए। बैंक इंटरमीडियरी है, सेक्शन 21W ऑफ द IT एक्ट में बैंक की जिम्मेवारी है कि आपने ड्यू डिलिजेंस करना था। आप बताइए आपने क्या क्या ड्यू डिलिजेंस किया ये इंश्योर करने के लिए कि ये गतिविधि ना हो, क्या क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाए इंश्योर करने के लिए, ताकि इस तरह की फिशिंग ना हो। अगर आप वो साबित नहीं कर सकते और अगर आप RBI के जी गोपालकृष्ण वर्किंग ग्रुप कमेटी की रिपोर्ट देख लें तो वो स्पष्ट तौर पर कहती है तमाम सारे बैंक्स को ISO 27001 के नॉर्म्स पूरी तरीके से अपनाने पड़ेंगे, जो अधिकांश बैंक्स फिलहाल अपना नहीं रहे हैं। अभी एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा शुरू होने लग गया है, कुछ बैंक के बरखिलाफ कुछ हर्जाने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी लॉ को मैच्योर होने की जरूरत है। तो बजाज जी को स्यू करना चाहिए। क्या ये मुआवजे के हकदार है? कहां गलतियां हुई हैं बैंक से जो ये पिन पॉइंट कर सकते हैं और अपने केस को स्ट्रांग बना सकते हैं? पहली बात, बैंक ने अपने नेटवर्क पर बैंकिंग सर्विस प्रदान करी, बैंक बन गया नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। दूसरी बात, बैंक इनके सेंसिटिव पर्सनल डेटा के साथ डील कर रहा है।
तीसरी बात, बैंक की जिम्मेवारी है कि साबित करे वो कि उसने क्या क्या ड्यू डिलिजेंस किए। चौथी बात, बैंक को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने तमाम से रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाए और इंप्लीमेंट किए, इंश्योर करने के लिए किस तरह की गतिविधियां ना हो। इन चारों में से एक भी चीज अगर बैंक साबित करने में नाकामयाब रहा तो बैंक की पूरी जिम्मेवारी होगी, बैंक को इनको हर्जाना देना पड़ेगा, ना केवल उस टोटल अमाउंट का जो गया है बल्कि साथ ही साथ जो डैमेजेस भी ये मांग सकें। ये लॉ कहता है सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट, और इसके लिए इनको अदालत का दरवाजा खड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल कोर्ट्स बने हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, 9 महीने का समय इन कोर्ट्स को दिया गया है कि 9 महीनों के अंदर अंदर आप अपना फैसला दीजिए। तो मुझे लगता है एक बहुत सी स्पीडी जस्टिस का जो प्रावधान है वो आ चुका है, और इसी प्रावधान के तहत कुछ बैंक्स के बरखिलाफ, एक यही सर्वप्रमुख जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इनके बरखिलाफ 12.5 लाख रुपए तक का हर्जाना चेन्नई में अवार्ड किया गया, जिसकी अपील फिलहाल कैट में चल रही है। मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, ये 10 लाख रुपए जो गंवाए हैं सुरेंद्र बजाज जी ने, वो मिलेंगे? देखिए, हम लोगों ने केस रजिस्टर किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया हुआ है। हमारा एफर्ट ये है कि जिनके अकाउंट में पैसा गया है, जिन्होंने विड्रॉ किया है, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ें, उनको पकड़ करके रिकवरी करना ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर कितनी रिकवरी हो पाती है? क्योंकि कई बार इस तरह की चोरी में पैसे 7 समंदर पार पहुंच जाते हैं, रशिया पहुंच जाता है पैसा, यूके पहुंच जाता है, तो रिकवरी की कितनी आस रखें बजाज जी? इस पर्टिकुलर केस में तो पैसा इंडिया में ही विड्रॉ हुआ है, तो रिकवरी के पूरे चांसेस है। रिकवरी के चांसेस हैं। उम्मीद बंद रही है बजाज जी आपकी कि मिलेंगे पैसे। अभी तक क्या रवैया रहा है आपकी जुबानी? आपने एक्सपर्ट्स को सुना, बैंक से आप बात कर रहे हैं, आप कितने आपको उम्मीद है? मैं जैसे डुगल साहब ने और मिश्रा जी ने बताया, बड़ा होपफुल हूँ कि एंड इवन माई बैंक इज़ गुड, मेरा सेंट्रल बैंक भी मेरी बात सुनेगा और ये समझेगा कि वहाँ पे क्या कमज़ोरी रही है और मेरे को ज़रूर फेवर करेंगे। बट अल्टीमेटली मेरा ये कहना है मैम कि जब मैंने आईसीआईसीआई बैंक में और इंडस बैंक में मैं पर्सनली गया, मेरे को जो निराशा से उन्होंने डील किया, मैं उस सिस्टम और उस बिहेवियर का बहुत ही क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा। उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था, उनको जंप करना चाहिए था, उनको जैसे इन्होंने कहा किसी इंस्टेंस में एकदम टीम भेजनी चाहिए थी कि पकड़ो कैसे विड्रॉ हुआ। एटीएम से 7 लाख रुपया विड्रॉ हो जाना, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर कार्ड है कि एक दिन में इतने पैसे विड्रॉ हो सकते हैं? शुक्रिया बजाज जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने दुख को शेयर करने के लिए। और एक बात जो बजाज जी ने कही जो मेरे दिल को छू गई कि इन्होंने जिस तरह से इन्हें डील किया, 10 लाख रुपए तो गए, ऊपर से इनकी कोई सुन भी नहीं रहा था। क्या कर रहे हैं ये बैंक? नो योर कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, कम से कम फील योर कस्टमर्स पेन, ये भी कहीं दिख नहीं रहा है। और इस तरह पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जाता है और कंज्यूमर बेबस बेचारा खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है इन्वेस्टिगेशंस कब खत्म होंगे, और अगर कोर्ट चले गए तो कोर्ट की कार्रवाई कब तक चलेगी। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहने वाली है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगी। हर साल 55 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरह के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, यानी हर 18 सेकंड में एक साइबर क्राइम हमारे और आपके आसपास हो रहा है। और अगर आप ये सुनेंगे कि इसकी कितनी बड़ी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है तो आपके होश उड़ जाएंगे। 110 अरब डॉलर, जी हां सही सुना आपने, 110 अरब डॉलर, ये है एक साल में साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों का नुकसान। सिर्फ भारत में ही 8 अरब डॉलर की कीमत इंटरनेट और मोबाइल कंज्यूमर को चुकानी पड़ रही है साइबर क्राइम की वजह से। और हम पहरेदार में ऐसे ही साइबर क्राइम से आपको सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हमने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से भी संपर्क किया। हमने बात की आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर एनसीआर दीपक सिंघल से। उनसे हमने पूछा कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड आरबीआई के लिए कितनी बड़ी चिंता है, कितने लोग इसके शिकार हो रहे हैं। रिजर्व बैंक के पास दिल्ली के क्षेत्र के लिए फिगर्स उपलब्ध हैं। उसमें पिछले 1 साल में करीब 2000 ऐसे मेल्स लोगों ने रिसीव किए जिसकी कंप्लेंट्स पुलिस को रिसीव हुई, 2000 से ज़्यादा, करीब 2100। उसमें से 146 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लूज़ किया, और पैसा लूज़ करने वालों में सबसे ज़्यादा पैसा एक कोई सज्जन थे जिनका करीब 70 लाख रुपए तक लूज़ हुआ। मतलब उन्होंने 70 लाख रुपए गंवाया इस तरीके के ऑफर के अगेंस्ट। लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे गंवाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और 146 का पुलिस के पास रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग
जो 5-5, 7-7 हज़ार रुपए गंवाते हैं, 10,000 रुपए गंवाते हैं, वो पुलिस के पास शायद जाते ही नहीं होंगे। तो 2,000 या 2,100 की जो संख्या है वो केवल उनकी है जो पुलिस के पास गए और उन्होंने कंप्लेंट्स लॉन्च की। 146 जिन्होंने पैसा लूज किया उनमें से किसी एक का भी पैसा वापस नहीं आया। तो पैसा एक बार गया तो उसको आप गया समझें, वो वापस नहीं मिलेगा। और सिंघल जी से हमने ये भी पूछा कि आरबीआई अपने स्तर पर ऐसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। सबसे बेहतर तो चीज़ ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और रिजर्व बैंक इस दिशा में प्रयासरत है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया, रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे कांस्टेंट टिकर चलता है, परमानेंट टिकर है। उसके अलावा बैंकों से वार्ता रिजर्व बैंक की कॉन्स्टेंटली चालू है। रिजर्व बैंक कॉन्स्टेंटली बैंकों को बताता रहता है कि भाई आप अपने ग्राहकों को जागरूक रखिए। उसके अलावा रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो जागो ग्राहक जागो कैंपेन है, रिजर्व बैंक जागो ग्राहक जागो के साथ मिलकर के भी एक कैंपेन चला रहा है लोगों को ये इस दिशा में जागरूक करने के लिए कि भाई इस तरीके के अगर मेल्स आपको मिलते हैं या ऑफर्स आते हैं, इस तरीके के ऑफर्स एसएमएस के थ्रू भी आ सकते हैं, चिट्ठियों के थ्रू भी आ सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी आ सकते हैं। तो उसके बारे में जागरूक रहें और उसके बारे में पूरी पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। तो ये थे आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर सिंघल। कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, ये है इनका मोटो। पर मुझे लगता है इनका मोटो होना चाहिए जागो बैंक जागो, क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं सो रहे हैं और इसका खामियाजा कंज्यूमर भुगत रहा है। पवन जी, बैंक्स सो रहे हैं, यही मेरा कंक्लूजन निकल रहा है। जागो ग्राहक जागो आरबीआई कह रहा है, पर हमें लगता है कहना चाहिए जागो बैंक जागो। मुझे लगता है सोने के कई सारे कारण भी हो सकते हैं। सर्वप्रमुख कारण ये कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। लॉ बन गया, लेकिन कब लॉ की आप इम्प्लीमेंट सही तरीके से करेंगे, इस पर किसी प्रकार की कोई डेडलाइन नहीं है। लिहाजा कॉन्स्टेंटली हम देखते रहते हैं कि बैंक्स जितने भी लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस होते हैं उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे समय लगाते हैं। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक एंगल्स को लेकर बात करते हैं। तो मुझे लगता है रेगुलेटर को खास तौर पर, स्पष्ट तौर पर ऐसे नए प्रकार की गाइडलाइंस देने पड़ेंगे जैसे कि जी गोपालकृष्ण वर्किंग ग्रुप ने दिए हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर। माइंड यू, जी गोपालकृष्ण वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले। पिछले अगले 2 सालों में बहुत बहुत चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल, और ये भी बदल गया है, जैसा कि मिश्रा जी बता रहे थे कि केसेस जो है वो भी बढ़ गए हैं। उनकी तादाद 2 साल जो पहले थे वो नहीं है, अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिश्रा जी, आपसे ये जवाब पाना चाहूंगी कि आरबीआई के जो रीजनल डायरेक्टर थे वो खुद कह रहे थे इन पैसे को वापस पाना बहुत मुश्किल है। भले ही आपने यहाँ पे बजाज साहब को कहा कि नहीं आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, पैसे मिलते हैं, मिलेंगे? जिस केस में हमने अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया उसमें 100% पैसे मिलते। लेकिन अगर अक्यूज रशिया में बैठा है, अगर अक्यूज कहीं विदेश में बैठा है, इंडिया के बाहर है अक्यूज जिसमें हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसमें तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन केसेस में अक्सर पैसे बाहर जाते हैं, क्यों दुग्गल जी? देखिए, इन केसेस में अधिकांश तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है और जानबूझ के पैसा यहाँ से बाहर इसलिए भेजा जाता है ताकि अगर पकड़ा भी जा सके तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है उसको आप ज्यादा स्थापित ना कर सकें। और क्योंकि इंटरनेट ने ज्योग्राफी को हिस्ट्री बना दिया है, वहां दूसरी ओर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक बहुत बुनियादी प्रॉब्लम हो गई है। यानी इसका जाल ज्यादा बहुत गहरा है मिश्रा जी? हाँ, ये आप कह सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स पे लोग काम करते हैं। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कहाँ खड़ी हैं? इस जाल को तोड़ने में कितनी कामयाब और सशक्त हैं? देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गिव अप नहीं करते, हम लोग लास्ट कड़ी तक जाते हैं और जहां पे हम अक्यूज को पकड़ लेते हैं वहां सक्सेस रेट हमारा 100% रहता है। ऐसा कोई हमें कंप्लेंट अभी तक नहीं मिला जो हमको आके कहे कि आपने अक्यूज पकड़ लिया और देखिए आज तक पैसे वापस नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अक्यूज पकड़ा तो जाए, अगर आपका पैसा चंद मिनटों में 7 समंदर पार भेज दिया जाएगा तो फिर उम्मीद कम ही रखिए। लेकिन जैसा कि मिश्रा सर ने यहाँ पर कहा, हिम्मत मत हारिए और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के इस पूरे कारोबार पर रोक लगेगी और ये रोक तभी मुमकिन है और तभी लग सकती है जब बैंक्स जागेंगे। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगर आप हमें लिख सकते हैं, अपनी शिकायत भेज सकते हैं, अपनी सलाह भेज सकते हैं हमें pehredaar@network18online.com पर SMS भी कर सकते हैं। साथ ही में आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। तो आज हमें यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार।